What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day second of the GNG 3.0 और आप सभी ने इतने अच्छे कमेंट्स करे, कल सबने अटेंडेंस लगाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, हर दिन बेटर बनते रहो और आप बहुत क्लोज जा रहे हो पूरे 500 ऑन 500 लेने के। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, आज कैश फ्लो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं और चैप्टर को बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं। जल्दी से अटेंडेंस लगाओ, लेट्स बिगिन। चलो मेरे प्यारे नालायकों, शुरू करते हैं फटाफट से। देखो कुछ इस तरीके का ना आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जामिनेशन में। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आपको एक बैलेंस शीट दी हुई होगी जिसमें 2 साल का डेटा होगा, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। अब ये ध्यान रखना, ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है कि पहले प्रीवियस दे दे फिर करंट दे दे, या पहले करंट दे दे फिर प्रीवियस दे दे। यहां पे नंबर मत कटवा के आना, ठीक है? तो कैसे भी वो रोटेट कर सकता है और पूरी बैलेंस शीट को आपको पढ़ना है और फिर कैश फ्लो बनाना है। पहले मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ना सिखाता हूं कि कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? देखो आजा, इधर यहां रख दे टेबल पे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दी होती है, ठीक है? यहां पे नोट नंबर में अगर कहीं पे कोई नोट लिखा है तो आप उस नोट को नीचे ढूंढोगे। देखो यहां पे जैसे कोई नोट नंबर नहीं है, इस पे कोई नोट नंबर नहीं है, इसका मतलब आपको यही पढ़ना है। लेकिन अगर कहीं पे कोई नोट नंबर दिया होता है तो फिर ये अमाउंट यहां से नहीं पढ़ना, अमाउंट नीचे नोट्स में से पढ़ना है, ठीक है? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बच्चों, हमारे पास कैश फ्लो के नीचे ये जो ए और बी दिए हुए हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स जो हैं वो दो जगह पे एडजस्ट करी जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो दो जगह पे एडजस्ट होंगी, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ लिया कि किस तरीके से पढ़ी जाती हैं चीजें। अब हम कैश फ्लो बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना कंफर्टेबल होते चले जाओगे। बस एक काम करना, शुरू में ना 2 पेज छोड़ देना, क्योंकि वहां पे मैं कुछ लिखवाऊंगा अभी आपको चीजें। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं लिखवाता चला जाऊंगा, ठीक है? चलो आओ शुरू करते हैं। हमें बनाना है बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? एग्जाम में कैसे लिखोगे बिल्कुल प्रॉपर, ओके? आओ सर बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ये बनाना है। अब आज जो बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं ना, बस चीजों को ऐसे ही सीखते चले जाना। आज से पहले अगर आपने कैश फ्लो पढ़ा भी है ना तो उसको भूल जाओ बिल्कुल। जैसे मैं अब बता रहा हूं वैसे फॉलो करके चलो, तुम्हारा कैश फ्लो पे एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? बस तुम पढ़ते चलना जैसे अब बता रहा हूं वैसे, सही है? चलो सर शुरू करते हैं। पूरे पेज पे एक फॉर्मेट बना लो, ओके? पूरे पेज पे एक फॉर्मेट बना लो। और पूरे कैश फ्लो के कितने बच्चे होते हैं बताओ जरा फटाफट से। सोचो, कल बताया था ना कि जो भी पैसा आएगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट? सबसे पहला ए, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। अब ऑपरेटिंग में कल मैंने आपको 3 चीजें मेन बताई थी जो आपको याद रखनी है। वो क्या है? सबसे पहले NPBT। एग्जाम में आप क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले ये है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट होगी। फिर हम कहां पहुंच जाएंगे? फिर हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। फिर हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। इसके बाद फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट होगा। फिर हम पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड पे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है? ये बेसिक फॉर्मेटिंग है जो आपको जाते ही कर लेनी है अगर कैश फ्लो बनाने को आएगा, ठीक है? अच्छा सर, अगर क्या आएगा ही आएगा। उसके बाद दूसरा हेड कौन सा होता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सही है? और तीसरा कौन सा होता है? कैश फ्लो
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लो हमने ये रेडी करके रख लिया बेटा। सबसे पहले ये फॉर्मेट रेडी कर लो। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें अपने वाले तीन चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिख लो, एनपीबीटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश जनरेटेड, ये कल सिखा दिया था। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी दो चीजें आती हैं, ये बस तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना आपको। सर फिक्स्ड एसेट्स आएंगे इसके अंदर और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी इसके अंदर। और इसमें क्या आता है, इसमें शेयर कैपिटल और लोन्स, ये इसमें आते हैं सर। ये आपको याद रखना ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी चीज यहां की है, कौन सी यहां की है, कौन सी ऑपरेटिंग की है। ठीक है, आओ अब शुरू करते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से सीख लेना एक एक चीज। मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है कैश फ्लो खत्म करने की। एनालिसिस में कैश फ्लो रेशो दो ही तो चैप्टर है यार सही से पढ़ने वाले, बाकी तो छोटे छोटे हैं, तो इनमें हमें कोई जल्दी नहीं है। देखो बड़े ध्यान से, सबसे पहले बेटा वन बाय वन चीजें खत्म करेंगे। पहले लाइबिलिटी साइड है, पहले इसको खत्म करते हैं। देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये तो हेडिंग है, इसमें कुछ नहीं होता। शेयर होल्डर फंड कुछ नहीं होता। अब आया शेयर कैपिटल। अब अपना दिमाग दौड़ाओ, शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में आएगा? सर ऑपरेटिंग में तो नहीं, इन्वेस्टिंग में तो एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो वहां भी नहीं, फाइनेंसिंग में लिखवाया था सर ने शेयर कैपिटल भी और लोन भी, तो मैं समझ गया कि शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है ना। अब देखो कंपनी की शेयर कैपिटल पिछले साल कितनी थी सर? 21-22, यानी ये पिछला साल है, ये अब के वाला साल है, इस साल वाला साल है। 8 लाख पहले था, अब हो गया 12 लाख। सर 8 लाख रुपए का शेयर कैपिटल पहले था, अभी 12 लाख का हो गया। अगर ये बढ़ गया इसका मतलब 4 लाख कंपनी के पास आ गए, है ना भाई। 8 से 12 हो गया तो पैसा आ गया ना, गया थोड़ी ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 4 लाख रुपए जो आए हैं उसको लिखेंगे सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो 4 लाख रुपए प्लस में, किसमें? प्लस में। और इसको लिखूंगा क्या? इशू ऑफ शेयर्स। भाई नए शेयर इशू करे होंगे ना बेटा, तभी तो पैसा आया। अगर कम हो जाता तो मैं बोलता रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, कि रीपेमेंट कर दी होगी हमने, या बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट। पैसा आया तो शेयर इशू करे, पहली चीज सॉर्टेड, डन। हाँ सर ये तो बड़ा आसान हो गया, कुछ भी नहीं करना, यही करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है बेटा, दिमाग में सेट कर लो। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है कि ये मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा जो एनपीबीटी में चाहिए। जो किस में चाहिए? एनपीबीटी में। अब मैंने तुम्हें एक जगह खाली छुड़वाई ना, वहां पे सबसे पहले एक नई चीज सीखो कि ये जो एनपीबीटी हमने ऊपर लिखा है, ये जो एनपीबीटी हमने यहां पे लिखा है, ये कैलकुलेट कैसे होता है। वो जो जगह खाली छुड़वाई ना, वहां पे लिखो जल्दी से, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी। सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो याद रखना। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है इसमें से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस करो, एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी। इसमें प्लस करो 4 चीजें और माइनस करो एक चीज। ठीक है, तो हमें इसमें प्लस करनी है 4 चीजें, माइनस करनी है एक चीज। तो एनपीबीटी ऐसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। टिप क्या है सर? टिप है सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर हमने कोई पैसा बेटा रिजर्व में डाला है ना, तो हमने वो प्रॉफिट में से निकाल के ही डाला होता है, तो उसको वापस से ऐड करो। सिमिलरली इंटरिम डिविडेंड, अगर हमने इस साल कोई साल के बीच में डिविडेंड बांट दिया है, इंटरिम का मतलब होता है जो साल के बीच में बांट दिया है, तो वो प्रॉफिट का ही पार्ट, वापस से जोड़ो। प्रपोज डिविडेंड, सर प्रपोज डिविडेंड का क्या मतलब है? मतलब जो हमने प्रपोज किया हुआ है, यानी हमने बोला हुआ है कि हम आपको देंगे। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने टैक्स के लिए भी कोई पैसा अलग से निकाल के रखा हुआ है, वो भी इसमें जोड़ो। माइनस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, अगर कोई रिफंड आया है तो उसे माइनस कर दो। तो ये आपके पास यहाँ पे एनपीबीटी तैयार है। ये अपने पास नोट्स में लिखो, जो जगह खाली छुड़वाई थी ना वहां पे लिखो। एनपीबीटी कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप माइनस रिफंड। ठीक है, ये जितनी भी आइटम्स बेटा मैंने ऐड बैक करी है ना,
ये एक्चुअली प्रॉफिट में से हम निकाल चुके होते हैं, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, सबसे लास्ट वाला, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वापस से ऐड बैक करके आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है ना। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, प्लस अगर कुछ पैसा रिजर्व में डाला हुआ है तो वो जोड़ो, अगर कुछ इंटरिम डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया वो जोड़ो, अगर कुछ प्रपोज करा हुआ है वो जोड़ो, और अगर कोई प्रोविजन बनाया हुआ है टैक्स के लिए तो वो भी जोड़ दो। परफेक्ट सर, ये ठीक हो गया, लिख लिया। हाँ सर, अब हम इस क्वेश्चन के लिए एनपीबीटी बनाएंगे। इस क्वेश्चन के नीचे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे और लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। आओ सबसे पहले तो यही हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिया हुआ होगा। देखो आ गया मैं क्वेश्चन पे वापस से। शेयर कैपिटल तो आप समझ गए, अब आ जाओ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत साफ साफ बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो करंट ईयर ये है बेटा 350, प्रीवियस ईयर ये है 4 लाख, तो चलो इसको लिख दो 350 और 4 लाख। तो करंट ईयर तो है 350, इसमें से माइनस कर देंगे 4 लाख, माइनस क्या कर देंगे 4 लाख, तो नेगेटिव का 50,000 आ रहा है फिलहाल। तो फिलहाल क्या आ रहा है नेगेटिव का 50,000। भाई करंट ईयर में 350 है, पिछले साल में 4 लाख था, तो 350 माइनस 4 माइनस का 50 आ गया, यहां पे छोड़ दिया हमने। लो जी सर, सर दो चीजें हो गई, शेयर होल्डर फंड खत्म, क्या इतना क्लियर है? शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा एनपीबीटी कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, ये अपने माइंड में सेट रखना, ठीक है। चलो सर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में बोरोइंग्स। अब सोचो सर बोरोइंग मतलब क्या? सर बोरोइंग मतलब लोन। तो सर लोन कहां पे जाना चाहिए? सर लोन तो फिर से फाइनेंसिंग का पार्ट है, शेयर कैपिटल और लोन तो हमने फाइनेंसिंग में ही पढ़ा है ना। तो देखो जरा, जो लोन है वो पिछले साल 350 था, पिछले साल कितना था 350, अभी और कितना हो गया 440 हो गया। अब तो लोन ले लिया या पे करा? भाई अगर पे करता तो ये अमाउंट कम होता, 350 से 3 लाख होता, 250 होता, या जीरो भी हो सकता है अगर सारा चुका दिया होता। ये तो बढ़ गया, बढ़ गया, इसका मतलब मैंने और लोन ले लिया। तो और लोन जो लिया 350 से 440, इसका मतलब 90,000 रुपए का, 90,000 का और लोन ले लिया है ना। तो हम क्या लिखेंगे 90,000 मेरे पास और आ गए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही, 90,000 बच्चों हमारे पास और आ गए। तो इसको लिख देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, हमें बोरोइंग से पैसा आ गया है। अगर डिबेंचर होते बेटा तो मैं लिखता इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे इशू ऑफ शेयर होता है ना वैसे इशू ऑफ डिबेंचर भी होता है, डिबेंचर भी तो लोन ही है, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग्स लिखा हुआ तो ऐसे लिख दिया प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग। इशू ऑफ बोरोइंग कुछ नहीं होता, ठीक है। 90,000 रुपीज सर, ये भी आ गए, बहुत बढ़िया, डन हो गया ये भी। इसके बाद क्या है, ये भी खत्म। सर करंट लाइबिलिटीज, दिमाग लगाओ, करंट लाइबिलिटीज कहाँ एडजस्ट होता था? सर करंट लाइबिलिटी तो ऑपरेटिंग में होता था सबसे ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि करंट लाइबिलिटी में सीधा सीधा रिश्ता होता है, बढ़ी तो आप भी बढ़ा दो, घटी तो आप भी घटा दो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेड पेबल, ये 50 से 60 हो गए, ट्रेड पेबल बढ़ गए तो आप भी बढ़ा दो, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000, यहां पे आप ऐड करो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000 रुपए। इनर कॉलम में लिखते हैं बेटा इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी एडजस्ट होती हैं, जो नेट अमाउंट होता है वो बाहर लिखूंगा, सही है। अब ध्यान रखना बस कि करंट लायबिलिटीज में सीधा सीधा रिश्ता होता है, करंट एसेट में रिवर्स होता है, बस खत्म। सर लायबिलिटी साइड हो गई, हाँ हो गई, देखो खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें अगर एक हिंट दे दूं, थोड़ी सी मदद कर दूं तुम्हारी, तो याद रख लेना एग्जाम के लिए। सर एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? देखो ये याद रखना है कि शेयर कैपिटल तो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस से हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होंगी, और करंट लायबिलिटीज हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होगी, वो भी सीधा सीधा रिश्ता। करंट लायबिलिटी बढ़ी तो आप भी बढ़ा दो, करंट लायबिलिटी घटी तो आप भी घटा दो, बस खत्म, लायबिलिटी साइड खत्म। अब बचा एसेट साइड, अब एसेट साइड पे चले, ठीक है। चलो सर मस्त, सर मस्त हो गया ये तो काम। लो जी सर, अब आ गए एसेट्स।
एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स, है ना? नॉन करंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स बच्चों। अब जो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में क्या दे रहा है? ये दे रहा है कि हमारे पास एक मशीन है, मशीन है हमारे पास, वो पहले 9 लाख की थी, अब 12 लाख की हो गई है। ठीक है, पहले 9 लाख की थी, अब 12 लाख की हो गई है। बेटा जो एसेट होता है ना, जो मशीन है, उसका तुम्हें मशीन अकाउंट बनाना आना चाहिए। सर ये हमने पहले कभी पढ़ा हुआ है क्या? हाँ, क्लास 11th में याद करो, डेप्रीसिएशन एक चैप्टर होता था, उसमें मशीन अकाउंट हम बनाते थे। तो अगर तुम्हें याद है तो बहुत बढ़िया, तुम भूल गए हो तो और बढ़िया, मैं शुरू से करा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, आओ जरा सीखो। वो जो जगह खाली छोड़ी थी वापस से उस पे पहुंचो, वापस से उस पे पहुंचो। सबसे पहले उस जगह पे तुमने इस तरीके से ऊपर हेडिंग डाल देनी है, एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स में हम सबसे पहले एनपीवीटी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, है ना? अब नंबर 2 पे आप लिखो, वहां पे नंबर 2 पे आप लिखो वहां पे एसेट अकाउंट। आप बेसिकली एसेट अकाउंट बनाना सीख रहे हो। ठीक है, नंबर 2 पे क्या लिखो? एसेट अकाउंट हम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है सर। बच्चों जो एसेट अकाउंट होता है ना, वो कोई भी एसेट हो सकता है। वो हमेशा डेबिट में एसेट बढ़ता है, क्रेडिट में एसेट कम होता है। ये एक नेचर है, ये रूल है अकाउंटिंग के कि एसेट डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। रूल्स ऐसे ही चलते हैं, है ना? तो अगर डेबिट में बढ़ेगा तो हम यहां पे हमेशा इसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बच्चों ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और इधर लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। अब बच्चों एसेट अकाउंट में ना कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आपको दी हो सकती हैं। सर कैसी एडजस्टमेंट्स? जैसे डेप्रीसिएशन लग गया। अब सोचो तुम, अगर डेप्रीसिएशन लग गया तो एसेट का वैल्यू कम होगा ना। भाई मेरा ये कैमरा है, ये रोज यूज हो रहा है, तो रोज इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो जो मेरा कैमरा का अकाउंट होगा यहाँ पे उसका ओपनिंग वैल्यू होगा। फिर अगर इस पे डेप्रीसिएशन लगा तो वैल्यू कम हो रही है, तो इधर लिखना है, तो हम इधर लिखते हैं बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये डेप्रीसिएशन होता है बेटा। सर ये डेप्रीसिएशन कौन से साल का है? इसी साल का, करंट ईयर का। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन यहां पे आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ये कैमरा बेच दूं, अगर मैं ये कैमरा बेच दूं फिर तो पैसा आएगा मेरे पास, है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? सिंपली बाय बैंक। यहां पे क्या लिखूंगा? बाय बैंक। ये क्या है बेटा? ये है सेल। ये क्या है? सेल। ठीक है, अब अगर ये जो मैंने सेल करी, ये जो मैंने सेल करी बच्चों, ये कैमरा अगर मेरा लॉस पे गया तो लॉस भी यहीं पे आता है, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से वो यहीं पे आता है। ये क्या होता है बेटा? लॉस। सर जरूरी तो नहीं है कि कैमरा लॉस पे बिके, प्रॉफिट पे ही बिक सकता है। तो अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर इधर आता है वो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि लॉस और प्रॉफिट में से आएगा तो एक ही ना बच्चों। भाई या तो लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, तो दोनों में से एक आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखना, लॉस हुआ तो उधर लिखना। ठीक है, और लास्ट में आप क्या करोगे? इसका टोटल करोगे, ये माइनस करोगे। अगर इधर बैलेंस आ गया तो वो लिखोगे परचेज। ये क्या होता है? ये होता है बच्चों परचेज। तो देखो हमारे पास बस ये एडजस्टमेंट्स होती हैं इस अकाउंट में। ये आपको गिवन होता है, ये भी आपको गिवन होता है। एडजस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या है? ज्यादा से ज्यादा ये है कि डेप्रीसिएशन लग गया, डेप लग गया तो इधर। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? कि मैंने एसेट को बेच दिया। भाई अगर एसेट को बेचा होगा तो वो इधर आएगा, उस पे प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा। फिर इसको पूरे को बैलेंस करो, या तो बैलेंस हो जाएगा। अगर डिफरेंस इधर आ गया तो फिर ये परचेज निकल के आएगी बेटा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको परचेज ही ढूंढनी होती है, वो यहां पे आपको बैलेंस में निकालना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है जो आपको ढूंढनी है ये। ठीक है, ये अकाउंट बना लो अपने पास, ये ऐसे ही चलेगा। इसका एक अपडेटेड वर्जन भी होता है जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिखाऊंगा, इसीलिए मैंने बोला जगह छोड़ के चलो। अभी आज बस ये सीखो, सिंपल सीखो कि एसेट अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। दो ही एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन और सेल। तो डेप्रिसिएशन भी यहां आएगा, सेल भी यहां आएगा। लॉस हुआ तो यहां, प्रॉफिट हुआ तो यहां। ठीक है, उसके बाद परचेज निकाल दो, खत्म।
सर खत्म हो गया, खत्म। ठीक है, आओ अब हमारे वाले क्वेश्चन में मैंने इसीलिए 2 पेज छुड़वाए तुम्हें कि थोड़ी सी 3-4 एडजस्टमेंट्स है बेटा, वो तुमने सीख ली और कैश फ्लो खत्म। ठीक है ना, 2 तो हो भी गई, एनपीबीटी भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब देखो इधर आ जाओ जल्दी से। हमने हमारे क्वेश्चन में वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया एनपीबीटी, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं मशीन अकाउंट। हमारे क्वेश्चन में हम मशीन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। आओ सर, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लोगे ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर इसका लगा देंगे टोटल। ठीक है, आओ जरा देखते हैं हमें एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग कितना दिया हुआ है। सर हमें दिया हुआ है शुरू में 9 लाख फिर 12 लाख, तो 9 और 12, कौन फोन कर रहा है भाई, 9 और 12, 1 मिनट दो बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 मिनट दो। हाँ बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। अब देखो 9 लाख और 12 लाख ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। चलो भाई लिख लेते हैं, 9 लाख का ओपनिंग है, 12 लाख का क्लोजिंग है। ओपनिंग प्रीवियस ईयर को बोलते हैं, क्लोजिंग करंट ईयर को बोलते हैं। इसका मतलब साल के शुरू में मेरे पास मशीन 9 लाख की थी, लास्ट तक जाते जाते 12 लाख की हो गई, बढ़ गई। प्राइमा फेसाई तो ऐसा लग रहा है कि मैंने परचेज करी होगी, भाई 9 से 12 हुई तो परचेज ही करी होगी, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, वो भी हमें देखनी है। ठीक है सर, एडजस्टमेंट दिखाओ। माइंड में रखना है एडजस्टमेंट सारी 2-2 जगह पे जाती हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। देखो ये लिख लिया मैंने, इसके बाद लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन 120। जो डेप्रीसिएशन लगाया है वो 120 का लगाया है। मैंने आपको बताया ना सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट होती है, डेप्रीसिएशन एंड सेल। डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 120 का डेप लगा, 120 का डेप लगा, इसको यहां लिखो बाय डेप्रीसिएशन। कितना डेप लगा, 120। ये एडजस्टमेंट है, इसको मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट है, तो ये 2 जगह जाएगी। यहां तो आ गई है, एक जगह और जाएगी, अभी देखते हैं कहां जाएगी। सर क्या कोई और एडजस्टमेंट है मशीन से रिलेटेड? भाई मशीन में तो बस बैलेंस दिया हुआ था और ये लिख रहा है कि डेप्रिसिएशन लगा है, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसको तो बाद में देखेंगे। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट है, यानी क्वेश्चन में कोई और सेल नहीं दी हुई, कोई भी सेल नहीं दी हुई बच्चों। तो अगर सेल नहीं है तो बस अब मुझे बैलेंस निकालना है। देखो 12 और 1 13, 20 तो इधर हो गया, 13 20 में से बच्चों 9 लाख हटा दो तो 4 20 का परचेज आ जाएगा, है ना। 12 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 9 लाख 4 20। देखो यहां पे बैलेंस आ गया 420 और इधर बैलेंस आता है तो वो क्या होता है सर? अभी तो हमने पढ़ा कि वो परचेज होता है। वो क्या होता है? परचेज होता है। ये हमने बैलेंस में ढूंढ लिया। इसका मतलब क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली परचेज नहीं दिया हुआ था, आपको ढूंढना पड़ा। अगर तुम डायरेक्टली 9 से 12 देख के तो 3 लाख की परचेज दिख रही थी। तुम अगर सीधा लिख देते इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि एसेट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है, तुम वहां अगर सीधा लिख देते 3 लाख, नंबर कट गए थे नालायको। तो ध्यान रखना, एसेट का हमेशा अकाउंट बनाना है, एडजस्टमेंट हो या ना हो, आदत डालो, हमेशा अकाउंट बनाएंगे। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, फिर 2 ही एडजस्टमेंट है, या डेप या सेल, या दोनों इधर आती हैं। ठीक है या नहीं है? सीख गए इतना काम? चलो सर मस्त। अब देखो बेटा, बैलेंस तो बैलेंस शीट में दिए हुए थे तो एक ही जगह पे आएंगे, तो एक ही जगह पे आ गए, एक ही आ गया, एक ही आ गया। डेप्रीसिएशन एक तो यहां आया 120। याद करो दूसरी जगह कहां सीखा था हमने? नॉन कैश आइटम। सर नॉन कैश है, बिजनेस में रोज रोज लगता है, तो ऑपरेटिंग का पार्ट लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही, 120 इधर, 120 नॉन कैश आइटम ऐड करो। डेप्रीसिएशन 1,20,000। कल हमने सिखाया था ना कि नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए ऐड होते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस, माइनस होती है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, है ना। अभी हर सब चीज रिलेट हो रही है कल से, इसीलिए बोला था कि ध्यान से सीखते चलो, कैश फ्लो पक्का करा दूंगा तुम्हारा, नंबर कट ही नहीं सकता, बस ध्यान से सीखते चलो। डेप्रिसिएशन तो सर यहां आ गया, चलो वेरी गुड सर, ये भी हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का। अब 4 में से 3 चीजें हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या रह गया? परचेज ऑफ एसेट। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सर परचेज ऑफ एसेट कहां आना चाहिए? 4,20,000 ऑपरेटिंग में तो नहीं, फाइनेंसिंग में भी नहीं, एसेट तो हमने इन्वेस्टिंग में सीखा। यस,
परचेज ऑफ मशीन 420, इधर लिख दो 420, और पैसा गया होगा क्योंकि परचेज करा तो पैसा गया, तो इसको लिखूंगा परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन 420। सर हो गया? हाँ, और क्या, यही तो करना है, खत्म। अच्छा सर ये हो भी गए नॉन करंट एसेट, और क्या देखो, और कोई यही नहीं। करंट एसेट्स, करंट एसेट का एडजस्ट होंगे, करंट एसेट तो सर सबसे ऊपर जहां करंट लाइबिलिटी करा, लेकिन करंट लाइबिलिटी में रिश्ता सीधा सीधा, बढ़ी तो मैं भी प्लस, घटी तो मैं भी माइनस। करंट एसेट में रिवर्स, ठीक है। करंट एसेट में देखो सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सर बढ़ गया 1 से 2, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उल्टा करना है, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री हम यहां पे माइनस करेंगे, लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1 से 2, तो मैं तो 1 लाख रुपए माइनस कर दूंगा। वैसे भी दिमाग लगाओ, अगर इन्वेंट्री तुम्हारा 1 से 2 हो गया, इन्वेंट्री खरीदा तो पैसा गया, माइनस होना चाहिए ना, कर दिया माइनस, ठीक है। ठीक है सर, और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गए 230 से 310, 230 से 310 कितना डिफरेंस आता है, 230 310 80,000 का डिफरेंस आता है। तो 230 से 310 80,000 रुपए बढ़ गए, तो हम माइनस करेंगे 80,000 रुपीज, हम माइनस करेंगे। ये है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी लेस होंगे, बढ़ गए तो हमने माइनस कर दिए, ठीक है सर, माइनस कर दिए हमने ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। फिर तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए, इसका कुछ नहीं करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कुछ नहीं करना बच्चों। क्यों सर? क्योंकि यही तो हमारा फाइनल आंसर है, कैश फ्लो में तो फाइनल आंसर यही है, इसका भी कुछ नहीं करना, खत्म। सर बैलेंस शीट तो खत्म हो गया, ऊपर वाला तो पहले ही हो गया था, नीचे वाला अब हो गया, अब हमारी एडजस्टमेंट बची। सर एडजस्टमेंट में भी ये तो कर दिया हमने डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट बस ये बची कि कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है लोन पे 36,000 रुपए, 36,000 का बाबू इंटरेस्ट दिया। सर अगर इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट लोन पे दिया, लोन दिया तो कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में लिखो इंटरेस्ट पेड 36,000, फाइनेंसिंग में लिखो इंटरेस्ट पेड 36,000, और ये पैसा गया, गया तो माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो यहां तो हो गया माइनस, सही है, ये एडजस्टमेंट है, ये 2 जगह जाएगा। सर दूसरी जगह कहां जाएगा, बाबू दिमाग में बिठा लो, कोई भी एडजस्टमेंट अगर नीचे माइनस हो रही है ना, तो ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस होगी, नीचे प्लस हो रही है तो ऊपर माइनस होगी, ये तुम्हारी ट्रिक है। नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, ये तो ट्रिक है। तो मुझे यहां से समझ में आ गया, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट में तुम्हें कल सिखाया था कि जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया, 4 ही चीजें बताई थी ना तुम्हें, डेप्रिसिएशन आ सकता है, उसके बाद इंटरेस्ट आ सकता है, लॉस आ सकता है क्योंकि सेल नहीं था तो लॉस या प्रॉफिट आया नहीं, गुडविल रिटर्न ऑफ आ सकता है, वो भी नहीं आया है ना। तो यहां पे बस एक ही आया, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये ऐड करूंगा वापस से 36,000, 36,000 नीचे माइनस, ऊपर प्लस, खत्म। सर एडजस्टमेंट भी हो गई, बैलेंस शीट भी पूरी देख ली, कंप्लीट हो गया सर, हाँ खत्म, और कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, सॉर्टेड हो गया। अरे वाह सर, क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे ना कि कितना सही करा है, कितना गलत करा है। अब इसका फाइनलाइजेशन सीखो, अब इसका फाइनलाइजेशन सीखो बेटा। मेरे एनपीबीटी में बस 2 ही चीजें आई, बस 2 ही चीजें आई, कोई टिप नहीं आया इस क्वेश्चन में, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं आया, इंटरिम प्रॉफिट नहीं आया, प्रपोज डिविडेंड नहीं आया, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आया, सिंपल करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पहला ही क्वेश्चन है। तो माइनस का 50,000 मेरा फाइनल एनपीबीटी हो गया, माइनस का 50,000 यहां पे लिख दो, माइनस का 50,000 यहां पे लिख दो, ये आ गया माइनस का 50,000, ठीक है। अब ये एनपीबीटी है, एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, यही तो सीखा था। चलो सर एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चलते हैं। तो सर 120 प्लस 36 156 माइनस 50, 1,06,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, 1,06,000, ये तीनों को प्लस माइनस करा, सिंपल। अब इसका फाइनल अमाउंट बाहर लिखो, 180 माइनस का है, 10,000 प्लस का है, तो 180 माइनस का है, 180 माइनस का है
10,000 प्लस का है, 170 माइनस का आ गया, माइनस का 170। लो सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका था, ये माइनस का 170। अब कैश जनरेटेड बताओ, 170 माइनस का प्लस का 1,06,000, तो 64,000 माइनस का आ जाएगा, 64,000 बाबू माइनस का आ जाएगा। ये कैश जनरेटेड आ गया, ठीक है। अब इसमें से हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं, बट क्वेश्चन में कोई इनकम टैक्स गिवन नहीं था तो वो जीरो है, तो बस यही 64,000 मैं बाहर कर दूंगा। यहां पे क्या लिख दूंगा, कैश। देखो बच्चों, अगर नेगेटिव में आता है ना तो इसको लिखते हैं कैश यूज्ड, पॉजिटिव आता तो इसको बोलता है कैश फ्लो। फिलहाल नेगेटिव आया तो लिखेंगे कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, खत्म। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना, 64,000, यहां पे बाहर लिख दो 64,000 बाहर, वो भी माइनस का, ठीक है, परफेक्ट। हाँ सर समझ गए सर, ये तो ऑपरेटिंग खत्म हो गया, ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर बाहर, बाहर वाले कॉलम में फाइनल 3 आंसर जाएंगे, ए का, बी का और सी का, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें एक ही चीज थी बस, परचेज ऑफ मशीनरी, तो यही फाइनल है बस, 420 यही बाहर लिख दो, 420 ये भी माइनस का है, तो इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये भी बाहर। तो ये मेरा ए का आंसर है, ये मेरा बी का आंसर है। अब सी का आंसर निकालूंगा फाइनल। सर सी का तो पॉजिटिव आता दिख रहा है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। इशू ऑफ शेयर 4 लाख, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग 90,000, तो 490 तो प्लस का हो गया, माइनस इन्होंने ब्याज दिया 36,000 रुपए का, 454,000 प्लस का आ रहा है, 454,000 प्लस का हमने बाहर लिख दिया। इसको बोलूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी डन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी डन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी डन। अब क्या करना है सर, कल सिखाया था तुम्हें, अब सिंपली तुमको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर पॉजिटिव है तो इनफ्लो, नेगेटिव है तो आउटफ्लो, ठीक है। लाइन लिख देना, नेट इनफ्लो या आउटफ्लो। अब देखते हैं क्या आ रहा है फाइनल। फाइनल सर 454 तो प्लस का है, माइनस 420 माइनस 64, सर ये तो 30,000 माइनस का आ गया, 30,000 किसका आ गया, माइनस का, माइनस का 30,000, ठीक है। अब हमें बस इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स शुरू में कितने थे और लास्ट में कितने थे। देखो जरा सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स साल के शुरू में मेरे पास 370 के थे, देखो ना लाइको, साल के शुरू में कितने के थे, 370 के, और जब तक साल खत्म हुआ तो कितने रह गए सर, रह गए 340। 370 शुरू में थे और लास्ट तक जाते जाते 340 रह गए। इसका मतलब 30,000 गया मेरे पास से पूरे साल में। 370 शुरू में थे, 340 लास्ट में रह गए, तो कितना गया तुम्हारी जेब से, तुम्हारी जेब में सुबह 370 थे, शाम तक आते आते 340 रह गए, कितना गया सर, 30,000 गया। वही तो हमारा आंसर आया, देखो गया तो माइनस में आया आंसर, देखो क्या 30,000 माइनस में आया। और ये कैश फ्लो ये बता रहा है कि ये नेट 30,000 आया है, लेकिन बहुत सारा पैसा आया है, बहुत सारा पैसा गया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आया। लेकिन फाइनल आंसर ऐसे नहीं छोड़ना। सर कैसे छोड़ना है, देखो a प्लस बी प्लस सी में ऐड करो ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 370 था ना, ओपनिंग का था 370, यस 370, इसमें यहाँ पे ओपनिंग का लिखो, तो अल्टीमेटली 370 माइनस 30 कितना आ गया, 340 आ गया। देखो ये क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए, ये आ गया आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फाइनल, खत्म। ऐसे बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। बताओ भाई, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आया? ए प्लस बी प्लस सी तो आ ही गया था, बस उसमें ओपनिंग वाला इक्विवेलेंट जोड़ो, क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। क्या बात है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? पूरा कैश फ्लो करवाया, 2 एडजस्टमेंट सिखाई मैंने आपको,
एनपीबीटी और एक एसेट अकाउंट बनाना सीखा हमने। कैसे ये क्वेश्चन में यूज होता है ये हमने क्वेश्चन में भी यूज करके देखा। अब देखो आज सेकंड डे ऑफ जीएनजी है, शुरू के 7-8 दिन हमारे इसी किताब में लगने वाले हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस किताब को खत्म करेंगे बेटा, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पहले ये बताओ क्या ये समझ में आया? आज मुझे कमेंट सेक्शन में यही बताना कि क्या आपको ये समझ में आया। और होमवर्क तुम्हारा क्या है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से खुद से करके देखो। पूरा क्वेश्चन लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे ये लो स्क्रीनशॉट, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा से करके देखना है। आज बस इतना ही करना है अकाउंट्स में, और कुछ नहीं है। कल वाले सारी एडजस्टमेंट्स एक बार रीड कर लेना अपनी कॉपी में से दोबारा से। और ये अब जब कल आपको मैं डे 3 कराऊंगा तो इसके जैसे 1-2 क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। तो अकाउंट्स में आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ यही क्वेश्चन दोबारा करना है। आज बीएसटी और इको में जरूर होमवर्क होगा, जो कल वाला काम था वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ डीसी ऐप पे भी मिल जाएगा। तो डीसी ऐप से देख लेना, सारी की सारी पीपीटीज सब कुछ मैं वहां डलवा रहा हूं, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बट कैश फ्लो में अभी यही है, कल नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, 1-2 एडजस्टमेंट्स करेंगे और अगला सवाल करेंगे जिसमें कुछ नई एडजस्टमेंट्स होंगी, जैसे प्रपोज डिविडेंड, डेप्रीसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का दिन, क्योंकि कल तुम्हें एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मस्त कैश फ्लो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आज वाला समझ आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं जीएनजी में, और तुम्हें समझ में आनी चाहिए सारी चीज। कुछ नहीं आया तो वो भी बोल देना, मैं करा दूंगा कल। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छे से तैयारी करो, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।